अभी आप सुनेंगे नए आपराधिक कानून यानी न्यू क्रिमिनल लॉ पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम। 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रभावी हो गया है और इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ले ली है। तो क्या है ये 3 न्यू क्रिमिनल लॉ, जानेंगे विस्तार से और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट लाबी लोम्बी। सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे और हमको भी ये मौका देने के लिए जो मेरा जो नॉलेज है इस विषय में आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जो मौका दिया है उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो चलिए मैं जो भी मुझे पता है, जो मैंने सीखा है अभी तक, मैं उस थोड़ा मैं अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बेसिकली ये जो कानून है 25 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने असेंट किया था और इसका जो लागू है 1 जुलाई 2024 से है। तो ये कानून जो है हमारा पुराना जो कानून था, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट को नया नाम दिया है, संस्कृत नाम दिया है, जो कि इंडियन पिनल कोड को भारतीय न्याय संहिता 2023 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 नाम दिया है। तो बेसिकली ये लॉ को इंट्रोड्यूस करने का मेन कारण ये था कि ये जो हमारा पुराना लॉ है ब्रिटिश ने नाम दिया है, तो अभी ये नाम को अपना एक इंडियन नाम देने के लिए इसका नाम बदला गया है। ये जो नया कानून है इसमें नया क्या क्या है जो पिछले कानून में नहीं था? ओके, तो बेसिकली हमारा इंडियन पिनल कोड में 511 सेक्शंस था, तो अभी नया में 358 किया है। तो जो अलग अलग सेक्शंस था इसको कंप्रीहेंड किया है, एक ऑफेंस से रिलेटेड सेक्शंस को कंप्रीहेंड करके, जैसे कि आपका ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी को एक ही साथ में कर दिया, ऐसा करके इसको नया से बना दिया है। एंड कुछ कुछ नया जो पुराना लॉ में नहीं था कुछ कुछ इनकॉर्पोरेट किया है। अदरवाइज ऑफेंस जो था पुराना कानून में जो था ऑफेंस तो वही है, हाँ कुछ फ्यू मॉडिफिकेशन हुआ है। जी, तो मैडम जैसे कुछ मॉडिफिकेशन तो हुए हैं, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि जो भी हम पब्लिक को देखकर ये कुछ भी लॉ बनाते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये पीपल फ्रेंडली कितना है? पीपल फ्रेंडली अभी जो जिसने ये लॉ बनाया है, जो पार्लियामेंट का, उन लोगों का कहना है कि ये लॉ जो है स्पीडी ट्रायल होगा, इससे स्पीडी पनिशमेंट जो ट्रायल जो बोलता है, कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है, इन्वेस्टिगेशन पार्ट है और कोर्ट का जो प्रोसीडिंग पार्ट है वो जल्दी होगा और जितना जल्दी हो सके पीपल जो विक्टिम्स है उन लोगों को जस्टिस जो है इमीडिएट डिलीवर होगा, जल्दी डिलीवर होगा, और ये उन लोगों का मानना है। अभी प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है इस बारे में यहाँ पे हम कमेंट नहीं कर सकेंगे। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो इसके जो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? डिसएडवांटेज बोल के तो हम ऐसा कुछ पर्टिकुलर चीज को हम अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन नया लॉ में क्या क्या इनकॉर्पोरेट हुआ है जो कि पुराना लॉ में नहीं था वो हम आपको जरूर बता सकेंगे। तो अभी नया लॉ में एक इंक्लूड किया है कम्युनिटी सर्विस। तो कम्युनिटी सर्विस जो है एक लेबर काम भी हो सकता है, जो एक्यूज को जो माइनर ऑफेंस में होता है उसमें कम्युनिटी सर्विस कराने का जो मैनुअल वर्क भी हो सकता है। उसको कोर्ट विल डिसाइड कि किस तरह का उसको कम्युनिटी सर्विस देगा। वो हो सकता है किसी को एक ऑफिस को 2-4 दिन के लिए झाड़ू मरवाना हो सकता है, या फिर कोई लेबर है कंस्ट्रक्शन साइट में उसको 1 हफ्ता के लिए या 2 हफ्ता के लिए काम करवा सकता है विदाउट रिम्यूनरेशन। वो चीज इंक्लूड किया है। वो किस किस ऑफेंस में इंक्लूड हुआ होगा वो जो है गवर्नमेंट सर्वेंट। फर्स्टली सेक्शन 202 में उसने बोला है कि पब्लिक सर्वेंट जो अनफुल एंगेजिंग इन ट्रेड, जो पब्लिक सर्वेंट है जो अनलॉफुल ट्रेड में एंगेज होता है उसको भी कम्युनिटी सर्विस उसका सजा जो है 1 साल तक भी होगा विद फाइन, और उसको कम्युनिटी सर्विस भी करा सकता है। एंड दूसरा, अगर कोर्ट उसको सम्मन करता है, कोर्ट का सम्मन को एवेट कर रहा है, कोर्ट का सम्मन को जान के भी कोर्ट में नहीं आ रहा है और उसको प्रोक्लेम करता है एज पर सेक्शन 84 ऑफ BNSS, तो उसमें भी कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट दिया जा सकता है। एंड थर्डली, जो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रेस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर, जो अगर कोई पब्लिक
अथॉरिटी को उसको लॉफुल ड्यूटी करने से कोई रेस्ट्रेन करता है, उसमें भी आप कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट दे सकता है। और एक सेक्शन है 303 तो प्रोवाइजो में ये बोल रहा है कि जहाँ पे स्पेशली चोरी का केस में जहाँ पे जो चोरी किया हुआ सामान है वो 5000 से बिलो है तो उसमें भी कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट दे सकता है। और एक जो पी पा के जो लोग गाड़ी चला रहा है, रात को मिसबिहेव करता है, पब्लिक एनवेंस क्रिएट कर रहा है या फिर किसी को तकलीफ दे रहा है, ऐसे में भी कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट दे सकता है। और एक है डिफेमेशन जो किसी को खराब कहना, किसी के बारे में कुछ खराब बोलना या फिर किसी को इंसल्ट करना, जो एक होता है किसी के मैंने कैरेक्टर को लेके, उसका पर्सन को लेके उसको नीचा दिखाने के लिए जो होता है, उसमें भी कम्युनिटी सर्विस का आपको पनिशमेंट दे सकता है। जी, जीरो एफआईआर बहुत सुन रहे हैं। अब इस कानून के तहत हम जानना चाहें कि एग्जैक्टली ये जीरो एफआईआर है क्या? ओके, तो जीरो एफआईआर जो है, जीरो एफआईआर का मतलब एफआईआर लॉज इन एनी पुलिस स्टेशन जो कि आपका कंसर्न जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर आपको पता चलता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके आप एफआईआर लॉज कर सकता है। तो उसके बाद में आप एफआईआर लॉज करने के बाद में जो पुलिस स्टेशन है वो कंसर्न पुलिस स्टेशन जहाँ पे ऑफेंस हुआ है वहाँ पे विदिन 24 आवर्स में फॉरवर्ड कर देना है, तो उसको बोलता है जीरो एफआईआर। इसका मतलब कि जहाँ पे ऑफेंस हुआ है वही पुलिस स्टेशन में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर को लॉज कर सकता है। कोई भी आदमी जो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन मिला हो वो कहीं भी लॉज कर सकता है। तो उसके बाद क्या क्या करना होता है? फॉलो अप अगर आप रिटर्न में है तो कोई बात नहीं है, वो डायरेक्टली फॉरवर्ड हो जाएगा विदिन 24 आवर्स एंड आफ्टर रिसीव ऑफ दैट एप्लीकेशन। जो भी रिसीव करने के बाद में पुलिस का ड्यूटी है कि इमीडिएटली एक्शन लो। और इसमें और जीरो एफआईआर आप मीडिया का थ्रू भी लॉज कर, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी लॉज कर सकता है, आप ईमेल के थ्रू भी लॉज कर सकता है कंसर्न पुलिस स्टेशन में या फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। तो वो फॉरवर्ड होने के बाद में आप जो एफआईआर दे रहे हैं वो विदिन 3 डेज में वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में पहुंच के अपना एफआईआर को साइन करना है। जैसे अभी आपने कहा कि विद इन 3 डेज में पहुंचना है, से फॉर एग्जांपल हम दिल्ली में है, हम अरुणाचल के लिए कर रहे हैं तो टाइम स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है। तो जो एफआईआर करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उसको कहीं डिफिकल्टीज या चैलेंजेस फेस करना नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली बहुत सारा केसेस में ऐसा अभी होगा बिकॉज अभी इसमें टाइम फ्रेम दिया हुआ है, लेकिन इसमें ये लॉ में ये कंक्लूसिव अभी हम लोग को भी बताया नहीं है कि इन केस आप 3 दिन के अंदर में एफआईआर को सिग्नेचर नहीं करता है तो क्या होगा, वेदर आप साइन नहीं करने से भी पुलिस एक्शन शुरू कर देना है ना नहीं करना है, उस बारे में इसमें कोई कंक्लूसिव अभी तक दिया नहीं है। जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि नया कानून के तहत अब अक्यूज को पुलिस कस्टडी में कितना दिन तक रख सकते हैं? ओके, पुराने एक्ट के अंदर एक्यूज पर्सन को पुलिस कस्टडी 15 दिन का दिया जाता था, तो 15 दिन से ज्यादा एक्यूज को नहीं रख सकता था। लेकिन अभी नया कानून का हिसाब से जहां मैंडेटरी पीरियड 60 डेज का है वहाँ पे 40 डेज पुलिस कस्टडी मांग सकता है, और जहाँ पे मैंडेटरी पीरियड 90 डेज है वहाँ पे पुलिस 60 डेज का कस्टडी मांग सकता है। तो मैंडेटरी पीरियड का मतलब ये है कि ऑफेंस जहाँ 10 इयर्स से बिलो है वो ऐसे केसेस में जहाँ पे पनिशेबल है उसमें 60 डेज का मैंडेटरी पीरियड देता है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए, एंड जो उससे अवोव है उसमें 90 डेज का पुलिस को मौका मिलता है, इन्वेस्टिगेशन करने का मौका मिलता है। अगर 90 डेज के अंदर या 60 डेज के अंदर में इन्वेस्टिगेशन को खत्म नहीं करने से कोर्ट को एक्यूज पर्सन को मैंडेटरी बेल ग्रांट करना ही है, चाहे वो ऑफेंस कितना भी हीनियस हो। लेकिन अभी जो नया कानून है उसमें पुलिस कस्टडी 40 डेज तक या फिर 60 डेज तक अलाउड है फिलहाल के लिए, जो कि पहले लॉ में नहीं था। तो अभी का कानून में पुलिस को इतना दे सकता है। तो आपको नहीं लगता मैम इसमें कहीं ना कहीं जो पुलिस पर्सनल है उन लोगों को ज्यादा पावर दिया गया है? हाँ, डेफिनेटली, और ये प्रोविजन का मिसयूज होने का भी चांसेस ज्यादा है। जी, तो मैम इलेक्ट्रॉनिकली पुलिस पर्सनल जो है लोगों को सम्मन कर सकता है या कहे कि इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है उसे भी मान्यता दी गई है? हाँ, इसमें ये अभी इंडियन एविडेंस बहुत ही बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट में एक अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट हुआ है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को मान्यता देने का। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को ये लॉ के अंदर में प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा, और जो पुराना लॉ में है वो भी रहेगा
जाएगा, लेकिन अभी इसको डायरेक्ट एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस भी माना जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड किया है, आप मोबाइल से रिकॉर्ड किया है। एंड दूसरा बात, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये चीज भी इनकॉर्पोरेट किया है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन जब करता है तो सीजर आपने रिकॉर्ड करना है जी, उसको रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करने के बाद में आपको मजिस्ट्रेट के पास भी वो रिकॉर्ड को भेज देना है। जी, और एक चीज BNSS में ये इनकॉर्पोरेट किया है कि अगर कोई भी रेप केस FIR लॉन्च होता है तो पुलिस का सबसे पहला ड्यूटी है कि विक्टिम को उसका घर में ही स्टेटमेंट लेना है। अगर उसका घर में पॉसिबल नहीं है तो उसका चॉइस ऑफ प्लेस, वो कहाँ पे कंफर्टेबल है वहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। एंड अगर रिकॉर्ड करते समय उसका फैमिली मेंबर का प्रेजेंस भी होना है। अगर फैमिली मेंबर प्रेजेंस नहीं है तो कोई रिलेटिव जिसके साथ में वो कंफर्टेबल है वो रह सकता है, या फिर कोई सोशल वर्कर जो विद इन लोकेलिटी का वो रह सकता है। एंड जितना सकेगा एक लेडी पुलिस ऑफिसर ही स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना चाहिए है। ये चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकॉर्पोरेशन है अभी का नया लॉ में। इसमें एक जो चीज है वीडियोग्राफी जो है मैंडेटरी किया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, इन्वेस्टिगेशन सीजर ये सेक्शन भी इनकॉर्पोरेट किया है। स्पेशली सीजर और विक्टिम का स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड होता है या फिर एक्यूज का हो या विटनेसेस का स्टेटमेंट को भी वीडियोग्राफी मैंडेटरी कर दिया है ताकि कल को कोर्ट में आके वो लोग झूठ ना बोले। तो मैम इसमें एक जो नया चीज ऐड किया गया वो है मॉब लिंचिंग, जो पहले वाले कानून में, पुराने वाले कानून में नहीं था, तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये मॉब लिंचिंग मर्डर कई तरह का होता है। आपको मॉब लिंचिंग जो है एक नया कंटेक्स्ट है हमारा इंडिया में भी, शायद ये कुछ 4-5 साल से ही हम लोग को भी सुनने में आया है। पहले इतना हम लोग को भी सुनने में नहीं आया था। तो इस बार और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन भी था कि इसको मॉब लिंचिंग को लेके सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी किया था। तो इस बार मॉब लिंचिंग को नया कानून ने एक अलग सेक्शन इनकॉर्पोरेट कर दिया है इस कानून के तहत। ये पुराना कानून में नहीं था। मॉब लिंचिंग को भी मर्डर ट्रायल ही जिसका होता था कि, लेकिन अभी मॉब लिंचिंग का एक अलग से सेक्शन इनकॉर्पोरेट कर दिया है। साथ ही साथ स्नेचिंग जो है वो उसमें भी पहले कानून में नहीं था, तो इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया। इसके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे? हाँ, पहले स्नेचिंग पुलिस को डिसाइड करना होता था कि ये कौन सा सेक्शन में ये केस को डालना है। और जैसे कि टेफ्ट होता था, चोरी, घर में चोरी, बाहर में चोरी, ऐसे था। मैंने चोरी भी बहुत तरह का। तो इस बार ये नया कानून में चोरी का भी अलग अलग डिफिनेशन दिया हुआ है कि स्नेचिंग, बाइक लिफ्टिंग, तो ये अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से इसको डिफाइन कर देना, ये बहुत ही अच्छा बात है कि जो कि पहले इसमें नहीं था। एंड और BNSS में एक अच्छा बात ये है कि इसमें टाइम फ्रेम दिया है, टाइम लाइन फॉर वर्डिक्ट। कोई भी केस को चार्जशीट फाइल करने के बाद में विद इन 90 डेज में कमिट करना है। उसके बाद में विद इन 14 डेज में एक्यूज को भी और जो विक्टिम है उसको भी जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, केस का रेलेवेंट डॉक्यूमेंट भी दे देना है। और अगर कोई भी एक्यूज को लगता है कि उसका अगेंस्ट में केस बना नहीं है तो विद इन 60 डेज के अंदर में उसको डिस्चार्ज एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करना है। अगर विद इन 16 डेज के अंदर में वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल नहीं करता है तो उसका जो राइट है वो वेव ऑफ हो जाएगा। आफ्टर 60 डेज वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाएगा। वीमेन और चिल्ड्रन की बात करें तो इस प्रोविजन में वीमेन और चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या? वुमेन और चिल्ड्रन प्रोटेक्शन के लिए तो पहले से भी है। और ये लॉ में भी एक अच्छा ये है कि एक अलग से कंप्रीहेंड कर दिया है ये लॉ को। एंड वुमेन और बच्चों के लिए अलग से प्रोटेक्शन ऐसे नहीं है। वो तो ये लॉ तो जैसे कि पॉक्सो एक्ट है वुमेन का प्रोटेक्शन के लिए, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, अलग अलग ऑफेंस के लिए अलग अलग लॉ तो यही है। लेकिन ये अभी का जो प्रोविजन है इसमें आपका वुमेन के लिए अच्छा ये है कि विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग कहाँ पे करना है, कैसे करना है, कौन करना है, वो प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया है। एंड दूसरा बात, ऑफेंस 350 जो पुराना सेक्शन था 354 जो आउटरीचिंग ऑफ मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, वो केस में जेंडर न्यूट्रलाइज कर दिया है। पहले तो ऑफेंडर सिर्फ लड़का लोग होता था, मेल होता था, लेकिन इसमें जेंडर न्यूट्रलाइज कर दिया है। इसमें वुमेन भी एक्यूज हो सकता है, वुमेन कुड भी असॉल्टर ना इसमें हो सकता है, वो है। तो ये नया लॉ में ये कानून भी इनकॉर्पोरेट लागू कर दिया है कि अगर कोई आदमी खुद फॉल्स प्रोमिसेस करके किसी के साथ में फिजिकल रिलेशन रखता है तो वो भी
एक वंश होगा। फॉल्स प्रोमिसेस में ऐसा आएगा कि कोई आदमी है जो ऑलरेडी मैरिड आदमी है, किसी एक लड़की को बोला है कि हम मैरिड नहीं है, हम आपको शादी करना चाहता है, देन फिजिकल रिलेशन रखा, लेकिन बाद में पता चलता है कि ही इज ऑलरेडी ए मैरिड पर्सन एंड शादी नहीं कर सकते, तो वो फॉल्स प्रोमिसेस के अंदर में आएगा। और जो आदमी फॉल्स प्रोमिस करके किसी के साथ में सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, ही विल बी पनिश्ड अंडर द लॉ। अभी का जो नया लॉ में वो भी है, वो जो कि पुराना लॉ में नहीं था। और जो बच्चा है, चाइल्ड का जो डेफिनेशन है उसको जेंडर न्यूट्रलाइज कर दिया है कि चाइल्ड कुड बी मेल इधर फीमेल। नए कानून के तहत फॉरेंसिक एविडेंस का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या क्या होगा? ओके, तो पहले पुराना एक्ट में फॉरेंसिक एविडेंस के बारे में नहीं था, तो अभी का जो नया लॉ है उसमें फॉरेंसिक एविडेंस के बारे में भी क्लियरली एक सेक्शन दिया हुआ है 176 सब क्लॉज 3 में। इसमें ऐसा इनकॉर्पोरेट किया है कि कोई भी ऑफेंस जो पनिशेबल है 7 years एंड अबोव, उस केस में पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुला के जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है, क्राइम सीन है, उसमें कुछ एविडेंस कलेक्ट करवाना है। और वो जब कलेक्शन होगा उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, चाहे वो मोबाइल फोन हो या एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, उसमें रिकॉर्ड करना है। जुडिशियल ऑफिसर्स की बात कर ली, पुलिस पर्सनल की बात कर ली, हमने लॉयर्स एंड एडवोकेट की बात कर ली। जब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, आई मीन लॉ स्टूडेंट्स की, तो उन्हें जो एकेडमिक सेशन में जब लॉ पढ़ाया जाएगा तो वे क्या क्या चैलेंजेस फेस करेंगे या फेस कर रहे हैं? फिलहाल तो इस बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकूंगी, क्योंकि एक एकेडमिक जो कोर्ट का प्रोसीडिंग में लॉ लागू होना और उनका एकेडमिक पर्पस के लिए जो पढ़ाई है वो एक अलग चीज है। तो शायद अभी जब नया लॉ आया है, आपका पुराना सीपीसी आईपीसी को रिपील कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये नया लॉ को ही जो इंस्टीट्यूशन है वो लोग लागू कर देगा शायद, मोस्ट प्रोबेबली। एट द सेम टाइम ये लॉ स्टूडेंट्स जो है कल को उन लोग भी लॉयर होगा, एंड देयर आर सो मेनी केसेस जो पुराना लॉ से बेस्ड है, तो शायद उन लोग को उसमें भी उन लोग को और डबल मेहनत होगा उन लोगों के लिए भी, क्योंकि कल को लॉयर बन के निकलेगा, उन लोग भी प्रैक्टिस में आएगा, तो पुराना लॉ जो केसेस होगा उसमें भी उन लोग केसेस में इन्वॉल्व होगा, तो उस हिसाब से उन लोगों को दोनों लॉ पढ़ना पड़ेगा, नया लॉ भी पढ़ना पड़ेगा एंड पुराना लॉ भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं इस बारे में कमेंट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अभी एकेडमिक सेशंस में उन लोग कौन सा लॉ पढ़ना चाहिए और कौन सा पढ़ना चाहिए कंप्लीटली इंस्टीट्यूशन का डोमेन में है। तो मैम कहीं ना कहीं कुछ लोग जो स्कॉलर्स कहें या तो जो इंटेलेक्चुअल्स है, कहीं ना कहीं वो क्रिटिसाइज करते हैं कि इसमें जो है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मेरा हिसाब से सबको तो नहीं, जो सेक्शन है जैसे कि आपका वीडियोग्राफी है, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड में, या फिर आपका जो एविडेंस कलेक्शन में वीडियोग्राफी, इस हिसाब से तो हमको नहीं लगता कि ट्रांसपेरेंट नहीं है। इनफैक्ट ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल होगा। आपका पुलिस डिपार्टमेंट भी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स है वो लोग भी अकाउंटेबल होगा, और उनका जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है वो भी मोर ट्रांसपेरेंट होगा। ये क्योंकि नया लॉ है, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे होंगे, आप लोगों को भी कुछ ट्रेनिंग दिया गया है इसके अवेयरनेस के लिए? हाँ, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने हम लोग को एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिफरेंट कोर्ट्स का, और जैसे कि आपका सीजीएम कोर्ट है, सेशन कोर्ट है और मजिस्ट्रेट कोर्ट है, सब पीपी लोग को भी ट्रेनिंग दिया है। और ये जो हम लोग को जो ट्रेनिंग था वो सेकेंड बैच था, फर्स्ट बैच जो ऑलरेडी जुडिशियल ऑफिसर्स को दिया है। अभी ये ट्रेनिंग देना बहुत ही जरूरी, स्पेशली लॉ एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज लाइक जुडिशियल ऑफिसर्स को, आपका पुलिस को और एडवोकेट को बहुत अच्छा से ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये लॉ का लागू होने के बाद भी हमारा पुराना जो लॉ है वो भी चलते रहेगा, क्योंकि जो पुराना ऑफेंस है जो पहले आईपीसी के अंदर में लॉन्च हुआ है वो पुराना आईपीसी सीआरपीसी प्रोसीजर से चलेगा, और जो नया कानून है ये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत में होगा। तो हम लोगों के लिए एज ए लॉयर और जुडिशियल ऑफिसर्स और पुलिस के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत और ओवरबर्डन होने वाला है, हो ही रहा है, और आगे भी हम लोगों के लिए प्रॉब्लम तो होगा। तो बावजूद इसके आपको क्या लगता है कि आप लोगों को किस तरह की और ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि आप सब और अवेयर रहें? हाँ, गवर्नमेंट को ये जरूर कोशिश करना चाहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि एक ही बार में सब चीज को बताना तो पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट अभी इसका ट्रेनिंग अच्छे से कराना चाहिए एवरी डिपार्टमेंट को, चाहे वो जुडिशियल डिपार्टमेंट हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो या लॉयर्स को, ताकि
ये लॉ के तहत जो डिलीवरी जस्टिस जो डिलीवर करना है वो प्रॉपर तरीके से हो और जल्द हो। जो एक एम लेके उन लोग ने ये बनाया है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को जल्दी करने के लिए और अच्छी तरीके से देने के लिए उसने जो एम लेके ये लॉ बना है उसको फुलफिल करने के लिए उन लोगों को ट्रेनिंग टाइम टू टाइम सबको देना चाहिए, सब लॉ एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज को, और पब्लिक अवेयरनेस भी क्रिएट करने के लिए जो सोशल मीडिया के थ्रू हो या आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम के थ्रू हो या लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के थ्रू हो या किसी तरह पम्पलेट्स के थ्रू जितना हो सके इसका एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो या अवेयरनेस देना चाहिए। तो जैसे मैम अभी आपने कहा कि पर्टिकुलरली एक वर्ड यूज किया सोशल मीडिया, आज जो सोशल मीडिया का जो यूज या यूटिलाइजेशन है बहुत बड़ा है, तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पर्टिकुलरली इस बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या रोल प्ले कर सकता है? सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट आज का समय में प्ले कर रहा है, जैसे कि हर कोई बच्चा से लेके बूढ़ा आप फेसबुक यूज कर रहा है, आप व्हाट्सएप यूज कर रहा है, और आप ये एक प्लेटफॉर्म है जहां आप अवेयरनेस और आपका जो भी इंफॉर्मेशन को इजीली डिसेमिनेट कर सकता है, सब लोगों तक पहुंचा सकता है जी। एंड जो अभी सोशल मीडिया है लाइक इस कानून ने भी एक्नॉलेज किया है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में भी, इसीलिए आज जो समन से व्हाट्सएप के थ्रू भी कोर्ट इशू कर सकता है और मेल के थ्रू भी समन इशू कर सकता है। पहले की तरह नहीं है कि पुलिस आपको घर में ही लाके समन देगा। तो सोशल मीडिया आज का समय में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये तो बात हुई कि मैम आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है और अवेयरनेस सोशल मीडिया किस तरह से फैला सकती है। हम ये जानना चाहते हैं कि जब पुलिस पर्सनल की बात करें, जुडिशियल ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स की बात करें, एडवोकेट और लॉयर्स की बात करें, तो नए कानून आने के बाद आप लोगों को जो चैलेंजेस फेस करने पड़े वो क्या क्या हैं? अभी बहुत सारा मुश्किल हो रहा है कोर्ट में भी, क्योंकि हम लोग के लिए भी एक एक्स्ट्रा बर्डन है। जो जुलाई 1 2024 के बाद में जो भी ऑफेंस आ रहा है उसको संहिता के अंदर में रजिस्टर करना है। तो एंड पुराना केसेस तो है ही, जो सीआरपीसी आईपीसी के अंदर में जो केस चलना है वो भी है। तो हमारे लिए पुराना लॉ और नया लॉ को पढ़ना पुलिस के लिए, हमारे एडवोकेट के लिए और जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए हम लोग को बहुत सारा दिक्कतें हो रहा है। पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है, तो पब्लिक को अवेयर करने के लिए इस नए कानून के बारे में तो क्या क्या करनी चाहिए? एज ए पब्लिक सबको कानून के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये पॉसिबल भी नहीं है कि पब्लिक सब कानून को भी जाने। लेकिन बेसिक जो डे टू डे लाइफ में जो चल रहा है, कैसे एफआईआर लॉन्च करना है, अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा है तो किसको अप्रोच करना है, ये सब चीज़ को लेके पब्लिक अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि ये जो नया लॉ है ये न्याय देने के लिए, जो पुराना लॉ था वो है पनिशमेंट देने के लिए। आप कहाँ तक सहमत हैं? इस बारे में तो मैं कमेंट ये अभी करना नहीं चाहूंगी, क्योंकि अभी हम लोग को बहुत देखना है कि ये लॉ कितना प्रैक्टिकल है और कितना इम्प्रैक्टिकल है और पहले वाला कैसे था। इस बारे में कमेंट अभी फिलहाल मैं इस कमेंट करना नहीं चाहूंगी। तो मैम जाते जाते अंत में हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे न्यू क्रिमिनल लॉ के बारे में? मेरा हिसाब से तो ये क्रिमिनल लॉ अगर जो बनाया है उसने पुराना लॉ में गलत देखा होगा ना, या फिर कुछ अच्छा करने का सोचा होगा, तो मैं तो यही कहूंगी कि लेट अस टेक इट पॉजिटिव। और जो इस लॉ को जिसने बनाया है, जिन लोगों ने भी इसको इंट्रोड्यूस किया है, उन लोगों को आइडिया को भी अप्रिशिएट करते हैं हुए सभी लॉ एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव वे में हम लोग भी काम करना चाहिए, ताकि ये लॉ का एम जो फुलफिल हो। मैम आप हमारे स्टूडियो में आए और न्यू क्रिमिनल लॉ के बारे में इतनी सारी ज्ञानवर्धक जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे नए आपराधिक कानून यानी न्यू क्रिमिनल लॉ पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट लाबी लोम्बी। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।